नमस्कार। आज हम भारत की मिट्टी से जुड़ी उस कहानी को जानेंगे जिसने हजारों सालों से इस देश की तकदीर को गढ़ा है। ये कहानी है भारतीय कृषि की। इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 2/3। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की पहचान का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। पर आखिर ये है क्या? जी हाँ, ये है भारत की वो आबादी जो सीधे तौर पर खेती बाड़ी से जुड़ी है। आप सोचिए, इसका मतलब है कि खेती सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरती, बल्कि हमारे उद्योगों को कच्चा माल भी देती है और चाय कॉफी जैसी चीजों को दुनिया भर में पहुंचाती है। सच में ये हमारे देश की धड़कन है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि खेती करने के तरीके वक्त के साथ कैसे बदले हैं, कैसे हम बहुत पुराने तरीकों से आज के मॉडर्न जमाने तक पहुंचे। खेती का सबसे पुराना और सबसे बुनियादी तरीका है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। मतलब सिर्फ अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए खेती करना। इसे ऐसे समझिए जैसे असम में रिंझा का परिवार है, जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर पुराने औजारों और बांस के पाइप से सिंचाई करके खेती करता है। सब कुछ मौसम और जमीन की कुदरती ताकत पर निर्भर है। इसी से जुड़ा एक तरीका है कर्तन दहन प्रणाली। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करके जलाकर खेती के लिए जमीन तैयार करते हैं। कुछ साल बाद जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ताकि पुरानी जमीन को फिर से हरा भरा होने का मौका मिल सके। ये प्रकृति के साथ एक तालमेल तो था, पर इसमें दिक्कत ये थी कि पैदावार बहुत कम होती थी। और मजे की बात यह है कि ये तरीका सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। इसे हमारे उत्तर पूर्व में झूम कहते हैं, तो मैक्सिको में मिल्पा और ब्राजील में रोका। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में हमारे पुरखे कैसे जमीन से जुड़े हुए थे। और यहीं से कृषि की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ है वो खेती जिसका मकसद सिर्फ परिवार का पेट भरना है, और दूसरी तरफ है वो खेती जो बाजार के लिए मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। बस यहीं से सोच, तकनीक, बीज, खाद सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं भारतीय कृषि के उस रिदम की, उस लय की जो पूरी तरह मौसम पर टिकी है। हमारे यहाँ साल को खेती के लिहाज से 3 सीजन्स में बांटा गया है। ये प्रकृति का कैलेंडर ही सब कुछ तय करता है। जैसे सर्दियों में रबी की फसलें जैसे गेहूं बोई जाती हैं, फिर जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती है, खरीफ की फसलों जैसे चावल की बुआई शुरू हो जाती है। और इन दोनों के बीच जो छोटा सा गर्मी का मौसम आता है, उसमें तरबूज और खीरे जैसी जायद की फसलें होती हैं। तो मौसम और तरीके तो हमने समझ लिए, अब जरा सीधे फसलों पर ही आते हैं। कुछ ऐसी खास फसलें जो बताती हैं कि भारत कैसे सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने से आगे बढ़कर एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस बना। ये नंबर देखिए, नंबर 2, पूरी दुनिया में चावल पैदा करने में हम दूसरे नंबर पर हैं। चावल जो करोड़ों भारतीयों का मुख्य भोजन है और एक ज़रूरी खरीफ फसल भी। ये आंकड़ा हमारे कृषि के विशाल पैमाने को दिखाता है। लेकिन भारत की जमीन पर सिर्फ अनाज ही नहीं उगता। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो व्यापार और अर्थव्यवस्था की जान है। उनमें से एक है चाय, एक ऐसी फसल जिसे भारत में अंग्रेज लेकर आए थे। चाय उगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक खास तरह का मौसम चाहिए, गर्म, नमी वाला, और जहां पाला ना पड़ता हो। जमीन भी ढलान वाली हो ताकि पानी रुके नहीं। और इसमें मेहनत बहुत लगती है। यही वजह है कि असम और दार्जिलिंग जैसी जगहों की चाय इतनी मशहूर है। अब बात उस फसल की जिसका असली घर ही भारत को माना जाता है, कपास। ये कोई खाने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे पूरे टेक्सटाइल उद्योग की नींव है। ये एक खरीफ फसल है और इसे अच्छी तरह से बढ़ने के लिए कम से कम 210 दिन बिना पाले वाला साफ मौसम चाहिए होता है। लेकिन सिर्फ फसल उगा लेना ही तो काफी नहीं था, है ना? देश की आबादी बढ़ रही थी और सबको खिलाने के लिए सिर्फ खेतों में ही नहीं, बल्कि सोच और सिस्टम में भी एक बड़ी क्रांति की जरूरत थी। आज़ादी के बाद का ये सफर देखिए। 1950 के दशक में सबसे पहले जमींदारी प्रथा को खत्म करके भूमि सुधार किए गए। फिर 60 और 70 के दशक में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने तो उत्पादन में जैसे कमाल ही कर दिया। उसके बाद 80 और 90 के दशक में किसानों को फसल बीमा और बैंक से लोन जैसी सुविधाएं मिली, और आज किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स सीधे किसानों तक मदद पहुंचा रही हैं। पर कृषि सुधार की कहानी सिर्फ सरकारी योजनाओं की नहीं है। भारत में एक ऐसा भी बदलाव आया जिसकी चिंगारी किसी सरकारी दफ्तर से नहीं, बल्कि सीधे लोगों के दिलों से निकली थी। इसे नाम दिया गया रक्तहीन क्रांति।
गांधी जी के आध्यात्मिक वारिस विनोबा भावे ने एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों से अपील की कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उन लोगों को दान कर दें जिनके पास कोई जमीन नहीं है। इसकी शुरुआत पोचमकल्ली में हुई, जब श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ जमीन दान में दे दी, और बस यहीं से भूदान आंदोलन का जन्म हुआ। तो हजारों साल पुराने तरीकों से शुरू होकर एक आधुनिक कृषि महाशक्ति बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। लेकिन अब जब आबादी लगातार बढ़ रही है और मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि भारतीय कृषि का भविष्य क्या है।